हेलो बच्चों, आज हम लोग पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ेंगे। आधुनिक पीरियोडिक टेबल। तो सबसे पहले प्रश्न है कि पीरियोडिक टेबल का निर्माता कौन थे। तो पीरियोडिक टेबल का निर्माता का नाम जैसे ही आता है जैसे मेंडेलीव साहब का नाम याद आ जाता है। मेंडेलीव। पीरियोडिक टेबल का निर्माता कौन थे? मेंडेलीव। लेकिन इनका जो बैठाया हुआ पीरियोडिक टेबल था वह पूर्ण रूपेण सही नहीं हुआ। गलत नहीं कहा जा सकता, लेकिन पूर्ण रूपेण सही नहीं हुआ, क्योंकि इन्होंने परमाणु भार के अनुसार को ध्यान में रखते हुए अपने पीरियोडिक टेबल दिए। लेकिन जो है ना, उन्हीं के नाम पर पीरियोडिक टेबल जो है उसको हिंदी में क्या बोलते हैं? आवर्त सारणी। आवर्त सारणी का निर्माता के रूप में मेंडेलीव को ही जाना जाता है। लेकिन हमारा आधुनिक आवर्त सारणी यह है, इसमें तत्वों की संख्या 118 है। तत्वों की संख्या 118 है और इसका निर्माता का नाम हेनरी मोसले है। आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माता हेनरी मोसले हैं। इन्होंने 118 तत्वों को परमाणु संख्या के आधार पर बैठाया है और उनका जो वर्गीकरण किया है वो अपने सबसे अधिक बुद्धिमानी का प्रयोग किया है। उन्होंने क्या किया है कि 118 तत्व में आवर्त की संख्या कितना है? आवर्त की संख्या उन्होंने 7 ली है एवं वर्ग की संख्या, वर्ग जिसको अंग्रेजी में ग्रुप भी बोलते हैं, ये 18 वर्ग है। आवर्त की संख्या 7 लिए हैं और वर्ग की संख्या 18 है। एवं ब्लॉक, अगर ब्लॉक कहा जाए तब ब्लॉक की संख्या 4 लिए हैं। उन्होंने 4 ब्लॉक में बैठाया गया है। ठीक है, अब जरा देखिए, ये जो प्रथम का 2 वर्ग है इसको एस ग्रुप से उन्होंने दर्शाया है। प्रथम का 2 ग्रुप एस ग्रुप से दर्शाया है और यहां से यहां तक जो 10 गो ये है उसको क्या बैठाया गया है? उसको डी ब्लॉक से बैठाया गया है और इसको पी ब्लॉक से बैठाया गया है। इधर में जो 1 2 3 4 5 6 को जो वर्ग है वो पी ग्रुप से बैठाया गया है। अब देखिए, इसका जो हीलियम है, हीलियम को कहा जाएगा किस वर्ग में है? तो हीलियम जो आपका क्या है? हीलियम अक्रिय गैस है। हीलियम अक्रिय गैस है क्योंकि इसका बाह्यतम कक्षा पूर्ण है। पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसका 2 इलेक्ट्रॉन है। तो इसको जो है ना, आपका वर्ग 16 का तत्व ये नहीं है, वर्ग 18 का तत्व ये नहीं है, ये इसी का तत्व है। इसी को यहाँ इसका गुण के आधार पर जो है यहाँ पर रखा गया है, परंतु ये एस ब्लॉक का है। अगर आएगा आपका क्वेश्चन में हीलियम किस ग्रुप के तत्व है तो वो एस ग्रुप का लिखिएगा। ठीक है, अब देखिए एस ग्रुप में कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 दुना में 14 तत्व जो है वो एस ग्रुप में रखा गया है। ठीक है, अब देखिए पहला ग्रुप है, ग्रुप नंबर 1, उसको क्या बोलते हैं? उसको क्षार धातु तत्व कहा जाता है। क्षार धातु तत्व, पहला ग्रुप को क्षार धातु तत्व कहा जाता है। वैसे ही दूसरे वर्ग जो हम लोग लेंगे तो इसको भी मृदा क्षार धातु तत्व कहा जाता है, क्योंकि इसका निर्माण मृदा से हुआ है। मृदा क्षार धातु तत्व का नाम उन्होंने दिया है। अब देखिए, यहां से लेकर के यहां तो जो ग्रुप है वो डी ग्रुप है, इसको संक्रमण तत्व उन्होंने कहा है। इसको क्या उन्होंने कहा है? संक्रमण तत्व। ये डी ब्लॉक के तत्व जितने भी हैं वो सभी संक्रमण तत्व है। पी ब्लॉक में देखिए, वर्ग 17 के तत्व को क्या बोला है? हाइलोजन तत्व उन्होंने कहा है। हाइलोजन तत्व।
और ये अधिक क्रियाशील होने के कारण ये किसी को भी किसी भी तत्व को विस्थापित कर उसका स्थान ये ले लेते हैं। ठीक है, ये विस्थापन अभिक्रिया हम लोग पढ़ेंगे। और वर्ग 18 के तत्व को देखिए, इतना जो है इसको क्या कहा गया है, इसको शून्य वर्ग का तत्व कहा गया है, शून्य वर्ग का तत्व या अक्रिय गैस। क्या कहा गया है? अक्रिय गैस का तत्व कहा गया है। देखिए पी ग्रुप में जो होते हैं, पी ब्लॉक में जो होते हैं तत्व हैं, वो तीनों टाइप के तत्व मौजूद हैं, धातु, अधातु और उपधातु। यहां ध्यान दीजिएगा आप लोग, यहां ध्यान दीजिएगा, ये लीजिए, ये तत्व जो है, ये तत्व है उपधातु है, जितना हम लोग टिक मार रहे हैं, ये तत्व उपधातु है, ये तत्व आपका उपधातु है। और कुछ धातु है और कुछ अधातु है। ये जो है अधातु है, अक्रिय गैस अधातु है। हाइड्रोजन तत्व में भी अधातु ही भरा पड़ा है। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, ये एफ ग्रुप के तत्व, एफ ग्रुप के तत्व। लेकिन इसमें देख लीजिए एक और होते हैं, एल्युमिनियम, गैलियम, ठीक है, ठीक है। हम लोग अब देखिए एफ ग्रुप के तत्व जो है वो 14 और 14 ये भी दोनों होते हैं, 28 तत्व जो होते हैं वो इसी का तत्व है, इसी का तत्व है। इसको लेंथेनियम कहा जाता है, इसको एक्टेनियम कहा जाता है। ठीक है, लेंथेनियम ये है और एक्टेनियम ये है। और यह अगर इसको एफ ग्रुप के जो 14 तत्व, लेंथेनियम जो है, लेंथेनियम को इस 14 तत्व को यहां बैठा दिया था तो आवर्त सारणी बहुत ज्यादा लंबा हो जाता और देखने में बेढब हो जाता। इसलिए इसको मोस्ले साहब ने अलग ग्रुप में बैठा दिया है, अलग ग्रुप बैठा कर यहां धर दिया गया है। लेकिन ये लेंथेनियम से इसका नाम बदल क्या रख दिया गया, लेंथेनाइट, लेंथेनाइड। ये देखिए लेंथेनाइड सीरीज इनको कहा गया है। उसी प्रकार ये क्या है, एक्टेनियम। ऑक्टेनियम जो तत्व है, अगर इसमें ये 14 तत्व बैठ जाते हैं तो फिर ये बहुत लंबा हो जाते हैं। इसलिए इनको यहां से हटा करके एफ ग्रुप में डाल दिया गया है, इन 14 तत्वों को, और एक्टेनाइड का नाम इसे दिया गया है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे कि आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर क्या होता है और दाएं से और ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है। तो हम लोग कई बार बोल चुके हैं कि मोस्ले साहब ने परमाणु संख्या के आधार पर इस तत्व को बैठाया है। तो परमाणु संख्या सबसे पहले हम लोग देखेंगे, परमाणु संख्या होते क्या है, परमाणु संख्या क्या होते हैं। और परमाणु संख्या में बैठाने के कारण ही यह पूर्ण रूपेण शुद्ध हो गया। ऐसे सभी जितने भी वैज्ञानिक हैं, रासायनिक हैं, वो सभी ने भार, परमाणु भार के अनुसार बैठाने का कोशिश की है। ठीक है, तो परमाणु संख्या सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे क्या, परमाणु संख्या क्या होता है, परमाणु संख्या क्या होता है, परमाणु संख्या। तो परमाणु संख्या हम लोग, परमाणु संख्या के बारे में हम लोग क्या पढ़ेंगे कि परमाणु संख्या किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु संख्या कहा जाता है। किसी परमाणु के नाभिक में, यह परमाणु का नाभिक है जिसमें प्रोटॉन रहता है, प्रोटॉन के उपस्थिति के कारण परमाणु के नाभिक जो होते हैं वो धनात्मक होते हैं और इलेक्ट्रॉन चारों ओर चक्कर लगाता रहता है। पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन तक ले रह सकते हैं, तीसरा कक्षा में 18 इलेक्ट्रॉन तक रह सकते हैं। इसका सूत्र क्या है, 2n स्क्वायर, 2n स्क्वायर। अगर हम लोग लेते हैं पहला कक्षा में 2 गुना में 1 पर स्क्वायर, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन ही रह सकते हैं। दूसरा कक्षा में लेंगे तो 2 गुना में 2 पर स्क्वायर, 2 गुना में 4 गुना में 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तीसरा कक्षा में 2 गुना 3 पर स्क्वायर, कक्षा 3 है तो संख्या हम लोग 3 डालेंगे, 18 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। अगर चौथे कक्षा की बात करें तो 4 चौका 16 में 32 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। अगर 5 कक्षा होंगे तो क्या हो जाएगा, 2 गुना में 5 पर स्क्वायर में 25 25 गुना 50 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो परमाणु संख्या क्या बताया था उन्होंने, किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं। परमाणु के नाभिक में, परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु संख्या कहा जाता है।
परमाणु संख्या कहा जाता है। इससे पहले जो वैज्ञानिक आए थे वो उन्होंने बताया था कि परमाणु तो अविभाज्य, इसको तोड़ा नहीं जा सकता है, लेकिन आधुनिक वैज्ञानिक जो नए वैज्ञानिक आए उन्होंने परमाणु को 3 भागों में विभाजित करके दिखा दिया कि परमाणु से भी छोटा कण होते हैं। वो 3 भाग कौन कौन थे? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है? ऋण आवेश होते हैं। वो नाभिक के बाहर चारों ओर कक्षा में व्यवस्थित रहते हैं और चक्कर लगाते रहते हैं। जब प्रोटॉन की बात आएगा तो वो धन आवेश होते हैं, वो नाभिक में होते हैं। प्रोटॉन पर कौन सा आवेश होते हैं? धन आवेश होते हैं और वो नाभिक में होते हैं, और अस्थाई होते हैं। जबकि इलेक्ट्रॉन अस्थाई नहीं होते हैं, वो अस्थाई होते हैं। वह किसी दूसरे परमाणु में जाकर के विस्थापित, एक परमाणु से दूसरे परमाणु में विस्थापित हो जाते हैं। इसलिए उन्होंने इलेक्ट्रॉन की संख्या को नहीं रखा परमाणु संख्या में उन्होंने प्रोटॉन की संख्या को रखा, क्योंकि अगर वो इलेक्ट्रॉन हट जाता, किसी दूसरे परमाणु में चल जाता, तो परमाणु संख्या घट जाते। अब परमाणु संख्या घटने के बाद उसका टोटल गुण ही अलग हो जाते। इसलिए उन्होंने प्रोटॉन की संख्या को लिया। अब क्योंकि प्रोटॉन की संख्या नाभिक में होते हैं और यहाँ ये अस्थाई होते हैं। प्रोटॉन की संख्या क्या होते हैं? प्रोटॉन अस्थाई होते हैं। अगर पूछा जाए आपको प्रोटॉन अस्थाई होते हैं या अस्थाई, तो प्रोटॉन अस्थाई होते हैं। याद रखिएगा, ये क्लास 10th का, क्लास 11, क्लास 12 और सभी प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कोई प्रतियोगी परीक्षाओं, चाहे ग्रुप डी रहे, एसएससी रहे, सभी में जो है ना, ये कम से कम तक 3 नंबर का प्रश्न इससे पूछा जाता है। 3 नंबर का प्रश्न श्योर इससे पूछा जाता है। और आज जो एक क्लास आप लोगों के लिए है, ये प्रतियोगी परीक्षाओं को ध्यान में रख करके ही इसका वीडियो बनाया जा रहा है, इसलिए आप लोग ध्यान पूर्वक देखिएगा। न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है। न्यूट्रॉन आवेशहीन होते हैं। इस पर कोई भी आवेश नहीं होते हैं। ठीक है, तो परमाणु संख्या हम लोगों को समझ में आ गया। अब देखिए परमाणु भार जो कि पुराने वैज्ञानिकों ने परमाणु भार के अनुसार पीरियोडिक टेबल बनाने का प्रयास किया और वो विफल रहे, वो सफल नहीं हो पाए, असफल रहे वो। तो हम लोग देखते हैं परमाणु भार क्या होते हैं, या परमाणु द्रव्यमान, परमाणु भार कहिए या परमाणु द्रव्यमान। देखिए परमाणु द्रव्यमान क्या होते हैं? किसी परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्याओं के योग को परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। किसी परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्याओं के योग को प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्याओं के योग को परमाणु द्रव्यमान कहा जाता है। तो हम लोग समझेंगे क्या? हम लोग समझेंगे कि ऊपर से नीचे आने पर सभी तत्वों के गुण में क्या परिवर्तन होता है। तो ऊपर से नीचे आने पर और बाएं से दाएं जाने पर उनके गुण में क्या परिवर्तन होता है। तो पहले समझिए ऊपर से नीचे आने पर क्या परिवर्तन होता है। इसके लिए हम लोग क्या लेते हैं? हम लोग 4 गो तत्व हम लोग निकाल लेते हैं। 4 तत्व हम लोग निकाल लेते हैं। ये देखिए, इन चारों को हम लोग निकाल लिए हैं। कौन कौन? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। सोडियम का लैटिन नाम होता है नाइट्रियम, इसलिए इसका संकेत Na से दर्शाते हैं। जबकि पोटेशियम का लैटिन नाम केल्विन होता है, इसलिए इसको K से हम लोग दर्शाते हैं। ठीक है, देखिए इसका क्या होता है, इसका हम लोग परमाणु का स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करते हैं तो इस तरह से ये बनेगा।
ये इसमें प्रोटॉन एक रहेंगे और एक ही इलेक्ट्रॉन रहेंगे जो चारों ओर घूमते रहेंगे। प्रोटॉन एक रहेंगे और एक ही इलेक्ट्रॉन रहेंगे। अगर लिथियम का हम लोग बनाते हैं, लिथियम का बनाते हैं, तो लिथियम का परमाणु संख्या कितने होते हैं? 3। मैजिक नंबर कितना होता है? 2, 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32। ये जो नंबर आप लोग याद रखिएगा, ये नंबर क्या है? एक आवर्त में तत्वों की संख्या को बताता है। एक आवर्त में तत्वों की संख्या को बताता है। देखिए जरा इसको फिर से एक बार देख लीजिए। अगर यहां से यहां तक गिनेंगे पहला वाला में, तो देखिए पहला एक और ये हीलियम को लेते हैं 2, तो पहला आवर्त में 2 इलेक्ट्रॉन है। पहला आवर्त में कितने हैं? 2 है। दूसरा में लेते हैं तो लिथियम बेरिलियम 2 हो गया, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो दूसरा वाला में क्या हो गया? 8 हो गया। तीसरा में लेते हैं तो वो भी 8 ही होगा, 8 ही होगा। चौथा में लेते हैं तो देखिए यहां से लेकर के यहां वहां तो जाएगा, सीधा क्या जाएगा? 18 हो जाएगा। पांचवा में लेंगे तो भी 18 हो जाएगा। और छठा में लेंगे तो देखिए 18 तो इधर हो गया और 18 होने के बाद में ये 14 जुड़ जाएगा। हम क्या बताए थे अभी? हम लेंथेनियम और लेंथेनाइट, लेंथेनियम ये है, लेंथेनाइट ये है। लेंथेनाइट के 14 तत्व जुड़ेंगे तो 18 और 14 कितना हो गया? 32 हो गया। और उसके 7वां को लेते हैं तो क्या है? एक्टेनाइट जो है वो इसमें जुड़ जाएंगे तो 18 और 14 ये भी 32 हो जाएंगे। ठीक है, ये आपका क्या है? मैजिक नंबर है। इसको ध्यान में रखिएगा, इसको ध्यान में रखिएगा। हाँ, हम लोग आगे देखिए लिथियम में कितने होते हैं? परमाणु संख्या 3 होते हैं। तो पहला कक्षा में तो 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे और फिर दूसरा कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन आएंगे। पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, Li यहां लिख देते हैं Li, और दूसरा कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 2 और ये रहा 1। अगर हम लोग सोडियम की बात करें तो सोडियम का पहला कक्षा में भी 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। पहला कक्षा सभी का 2 ही इलेक्ट्रॉन रहते हैं, इसमें क्या रहेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 2। दूसरा कक्षा में कितना आ जाएगा? 8 इलेक्ट्रॉन। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। और तीसरा फिर देखिए 2 और 8 10 पूरा है। और सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है? 11 होते हैं। तो एक ठो और यहाँ पर निकल गया, ये रहा एक ठो। अंतिम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। अगर हम लोग पोटेशियम का बात करें तो पोटेशियम में देखिए कितना रहेंगे? पोटेशियम का परमाणु संख्या कितना होता है? 19 होता है। पोटेशियम का परमाणु संख्या 19 होता है। तो पहला कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे? पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। दूसरा कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इलेक्ट्रॉन। तीसरा कक्षा में कितना रहेंगे? देखिए 2 और 8 10 हुआ। तीसरा कक्षा में भी 8 इलेक्ट्रॉन ही रहेंगे, 18 हो गया। और अंतिम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन बचेगा। अंतिम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन बचेगा, 1 इलेक्ट्रॉन। माने अब देखिए संयोजी इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं? अंतिम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। यहां भी समझ लेंगे हम लोग संयोजी इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन। अंतिम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। याद रखिएगा, अंतिम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। अब कहेंगे हाइड्रोजन का संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना है? तो 1 है। लिथियम का संयोजी इलेक्ट्रॉन 1 है। सोडियम का संयोजी इलेक्ट्रॉन 1 है। पोटेशियम का संयोजी इलेक्ट्रॉन 1 है। तो ऊपर से नीचे आने पर संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता। पहला आपका गुण उन्होंने यही बैठाया था। ऊपर से नीचे आने पर तत्वों को लिख लेते आवर्त सारणी, आवर्त सारणी में तत्वों को ऊपर से नीचे आने पर संयोजी इलेक्ट्रॉन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। संयोजी इलेक्ट्रॉन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ऊपर से नीचे आने पर संयोजी इलेक्ट्रॉन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है,
पहला गुण आपका हो गया। ऊपर से नीचे आने पर संयोजी इलेक्ट्रॉन में कोई परिवर्तन नहीं होता, सब में देखिए एक ही एक है। दूसरा बात है संयोजकता। अपना अष्टक पूरा करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है उसी को उस परमाणु की संयोजकता कहते हैं। संयोजकता, संयोजकता। अष्टक नियम किन्होंने दिया था? तो अष्टक नियम दिया था न्यूलैंड ने दिया था। उन्होंने बताया था कि कोई परमाणु अपने बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने की प्रवृत्ति होते हैं, उसी को अष्टक नियम कहा जाता है। तो अब देखिए ये सब क्या करेंगे, सभी का संयोजी इलेक्ट्रॉन एक है तो एक इलेक्ट्रॉन को त्याग देते हैं। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन को त्याग देते हैं तो क्या बचा? 8 इलेक्ट्रॉन, माने ये पूर्ण हो गया, अस्थायी हो गया। अब ये परमाणु नहीं रहा। जब इलेक्ट्रॉन त्याग दिया और अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो गया तब ये आयन कहलाए, तब ये आयन कहलाए। सुनने, आयन कहलाए, क्योंकि अब आयन कौन सा? जब इलेक्ट्रॉन त्यागा तो ये धन आयन कहलाए। जब इलेक्ट्रॉन कोई अधातु ग्रहण करेंगे तो वो ऋण आयन कहलाएंगे। धातु क्या होता है? धातु जो इलेक्ट्रॉन को त्यागता है, और अधातु क्या होते हैं? जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं। ठीक है, तो ये सभी त्याग रहे हैं, ये सभी त्याग रहे हैं, अर्थात सभी धातु है। लेकिन देखिए हाइड्रोजन नहीं त्याग रहा। हाइड्रोजन अगर त्यागेगा तो 8 नहीं बचेगा, एक बेचारा पास में ये क्या करेगा? एक और किसी से मांगेगा तो ये 2 पूर्ण हो जाएगा, यानी ये हाइड्रोजन अधातु है। हाइड्रोजन को अपवाद में रखा गया एस ब्लॉक में, क्योंकि हाइड्रोजन में धातुओं का गुण नहीं होते हैं। क्योंकि परमाणु संख्या उसका 1 होता है, इसलिए उसको एस ग्रुप में पहला नंबर का तत्व बना करके बैठाया गया है। तो ऊपर से नीचे आने पर आपका पहला गुण क्या है कि संयोजी इलेक्ट्रॉन अपरिवर्तित रहते हैं। दूसरा क्या है? संयोजकता भी अपरिवर्तित रहते हैं। संयोजकता, संयोजकता भी अपरिवर्तित रहते हैं, अपरिवर्तित रहते हैं। ठीक है, संयोजकता भी अपरिवर्तित रहते हैं। अब देखेंगे कि परमाणु का आकार घटता या बढ़ता या अपरिवर्तित रहता है। देखिए पहला वाला में क्या है? एक ही आपका कोष था। दूसरा वाला में कोषों की संख्या बढ़ गया, 1 2 हो गया। तीसरा वाला में कोष की संख्या देखिए 3 हो गया। चौथा वाला में कोष की संख्या 4 हो गया। मैंने लगातार जैसे जैसे नीचे आ रहा है कोषों की संख्या बढ़ रहा है, अर्थात कोषों की संख्या बढ़ रहा है तो परमाणु का त्रिज्या भी बढ़ रहा है। कोष की संख्या बढ़ने पर परमाणु का त्रिज्या भी बढ़ रहा है। तीसरा गुण क्या है? उन्होंने, हेनरी साहब ने तीसरा गुण क्या बताया था कि पीरियोडिक टेबल में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु का आकार बढ़ते चला जाता है, बढ़ते चला जाता है। परमाणु का आकार बढ़ते चला जाता है। या फिर आपका अगर परीक्षा में आता है परमाणु का त्रिज्या पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो परमाणु का त्रिज्या भी तो बढ़ रहा है, यानी त्रिज्या भी बढ़ते चला जाता है। चलिए चौथा नंबर में देखिएगा। चौथा नंबर में आप लोग ध्यान दीजिएगा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी माने क्या होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, नेगेटिविटी पर क्या प्रभाव पड़ता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी माने क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अर्थ क्या हो गया? विद्युत ऋणात्मकता, विद्युत ऋणात्मकता, विद्युत ऋणात्मकता पर क्या प्रभाव पड़ रहा है? तो देखिए इसी से हम लोग समझते हैं कि विद्युत ऋणात्मकता पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो इसमें क्या है? 1 इलेक्ट्रॉन है बाहरी कक्षा में, इसमें भी क्या है? 1 इलेक्ट्रॉन है बाहरी कक्षा में, इसमें भी 1 इलेक्ट्रॉन है बाहरी कक्षा में, इसमें भी 1 इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में है। तो क्या होता है? विद्युत ऋणात्मकता क्या होते हैं कि ये ऊपर से नीचे आने पर क्या होते हैं? विद्युत ऋणात्मकता घटते चले जाते हैं, क्योंकि यहां से जो बल लगाएगा वो लगातार, देखिए यहां से इतना दूरी बल लगाएगा जो बल कमेगा। अगर यहां से यहां बल लगा है तो इसकी अपेक्षा ये अधिक है, अगर यहां से यहां बल लगा है तो इसकी अपेक्षा अधिक है। तो सबसे अधिक बल हाइड्रोजन का प्रोटॉन अपने इलेक्ट्रॉन पर लगाए हुए है। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पर एक गुण होता है जिसके कारण वह एक दूसरे को पकड़े रहते हैं, क्योंकि प्रोटॉन पर धन आवेश होते हैं और इलेक्ट्रॉन पर
ऋण आवेश होते हैं। तो यहां से यहां तक जो बल लगा हुआ है वो जो पोटेशियम का जो बल लगा हुआ है अंतिम इलेक्ट्रॉन पर कई गुना अधिक ये इसका बल है। इसका जो बल है लिथियम जो है, लिथियम का जो प्रोटॉन बल लगा हुए अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉन पर वो इससे कम है। लिथियम से अधिक कम सोडियम का बल है। तो विद्युत ऋणात्मकता जो है वो घटते चला जाता है, विद्युत ऋणात्मकता घटते चला जाता है, घटते चला जाता है। ठीक है, अगला है इलेक्ट्रॉन बंधुता। इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रॉन बंधुता ये क्या होता है? देखिए, अगर कोई भी परमाणु कोई दूसरे परमाणु आकर के इस इलेक्ट्रॉन को खींचने की कोशिश करता है तो क्या होता है कि जब खींचा जाता है तो ये भी एक प्रकार का बल लगाता है, यहां पर है ये भी बल लगाता है। तो जो बल ये लगाता है उसको क्या बोलते हैं? बंधुता, इलेक्ट्रॉन बंधुता। अगर विद्युत ऋणात्मकता घटते चला जाता है तो ये भी घटते चला जाता है, ये भी घटते चला, क्योंकि परमाणु यहां पर जो प्रोटॉन है वो तो इसको उसी बल से नहीं खींचेगा, अर्थात जो बल लग रहा है वो घटते चला जाता है, घटते चला जाता है। ठीक है, तो हम लोग का समझ में आ गया ऊपर से आने पर क्या क्या गुण होते हैं, क्या क्या गुणों में परिवर्तन होते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे बाएं से दाएं जाने पर कौन कौन से गुण में परिवर्तन होते हैं। चलिए पहले हम लोग ले आते हैं पीरियोडिक टेबल। बाएं से दाएं जाने पर क्या हम लोग सोडियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम तीन को उठाते हैं। ज्यादा उठाएंगे तो वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा। सोडियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम। चलिए, सोडियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम, ये तीनों धातु को हम लोग, तीनों तत्वों को हम लोग लेकर के पहले इसका बारे में पूरा जानकारी लेते हैं, इसका परमाणु संरचना बैठाने की कोशिश करते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या होते हैं। घटता है इसका आकार या बढ़ता है या फिर क्या होते हैं उसका विद्युत ऋणात्मकता घटते हैं या बढ़ते हैं, या विद्युत बंधुता घटते हैं या बढ़ते हैं। तो इस सोडियम का बनाते हैं हम लोग हैं परमाणु का स्ट्रक्चर, यह है सोडियम। नाभिक में क्या होते हैं? प्रोटॉन। नाभिक में प्रोटॉन होते हैं। पहला कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा? 2 ही इलेक्ट्रॉन रहेगा। पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन। दूसरा कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हो जाएगा? 8। 2 3 4 5 6 7 8। तीसरा कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन बचा? क्योंकि सोडियम का परमाणु संख्या 11 ही होता है। ठीक है, तो 11 को इलेक्ट्रॉन रहेंगे और 11 ही प्रोटॉन रहेंगे। मैग्नीशियम का 12 होता है और एल्यूमिनियम का 13 होता है। ठीक है, अंतिम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन बचा? 1 इलेक्ट्रॉन। चलिए मैग्नीशियम का बनाते हैं हम लोग हैं। मैग्नीशियम का ये रहा इसका नाभिक, मैग्नीशियम Mg लिख दिए हैं। पहला कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन रहा? 2 इलेक्ट्रॉन। दूसरा कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8। तीसरा कक्षा में कितना बचा? 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन बचा। ठीक है, अब हम लोग एल्यूमिनियम का लेते हैं। एल्यूमिनियम का कलर चेंज कर लेते हैं, ये रहा एल्यूमिनियम का Al ले लिए, Al। पहला कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। दूसरा कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन। तीसरा कक्षा में कितना बचा? क्योंकि इसका परमाणु संख्या 13 होते हैं तो 3 इलेक्ट्रॉन इसका बाहरी कक्षा में घूम रहे हैं। अब देखिए संयोजी इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन में क्या परिवर्तन हो रहा है पहले ये देख लेते हैं हम लोग। संयोजी इलेक्ट्रॉन, एक सोडियम में 1 दिख रहा है, दूसरा में क्या है? मैग्नीशियम में 2 दिख रहे हैं, एक यहाँ और एक यहाँ। तीसरा में क्या है? इसमें 3 दिख रहे हैं, एक ये और एक ये। माने क्या हो रहा है कि बाएं से दाएं जाने पर संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या लगातार बढ़ते चली जाती है। माने पीरियोडिक टेबल में, पीरियोडिक टेबल में बायां से, मैं लेफ्ट से राइट भी बोल सकते हैं, बायां से दायां जाने पर संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या
की संख्या लगातार, संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या लगातार बढ़ते चली जाती है, बढ़ते चली जाती है। संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या लगातार बढ़ते चली जाती है। जब संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या लगातार बढ़ रही है अर्थात संयोजकता भी बढ़ेगी, अर्थात संयोजकता। देखिए पहला तो आप लोग समझ में आ गया कि पीरियोडिक टेबल में बाएं से दाएं जाने पर संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या लगातार बढ़ते चली जा रही है, ठीक है। दूसरा गुण क्या उन्होंने देखा, आवर्त सारणी में किस नियम के आधार पर बैठा कि देखिए परमाणु का आकार बाएं से दाएं जाने पर आप लोग को लग रहा हो कि अपरिवर्तित रहा है। 3 गो कोष है, इसमें भी 3 गो कोष यहाँ भी है, 3 कोष यहाँ भी है, 3 कोष यहाँ पर भी है। तो परमाणु के आकार में आप लोगों को लगेगा कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, लेकिन परमाणु के आकार में लगातार परिवर्तन होते चल जा रहा है। परमाणु का आकार लगातार छोटा होते चला जाता है, लगातार छोटा होते चला जाता है, छोटा होते चला जाता है। क्या वो अभी हम समझाते हैं। देखिए यहां ध्यान से, इसमें क्या है कि 11 सोडियम का 11 प्रोटॉन इस एक इलेक्ट्रॉन पर बल लगा रहा है, इसमें 12 प्रोटॉन इस पर बल लगा रहा है, इसमें एल्युमिनियम में क्या है 13 प्रोटॉन बल लगा रहा है। तो एल्युमिनियम का जो बल है वो सोडियम के बल से अधिक होगा और अधिक बल लगने के कारण परमाणु क्या करेंगे, वो सिकुड़ेंगे, परमाणु सिकुड़ेंगे अर्थात परमाणु का आकार लगातार छोटा होता चला जाता है। तीसरा क्या है इसमें, तीसरा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या विद्युत ऋणात्मकता। विद्युत ऋणात्मकता इस पर क्या प्रभाव पड़ता है सो देखिएगा। विद्युत ऋणात्मकता क्या होता है, देखिए इसमें क्या है, इसमें 11 प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन पर बल लगा रहा है, 12 प्रोटॉन भी एक इलेक्ट्रॉन पर लगातार। देखिए विद्युत ऋणात्मकता लगातार बढ़ते चले जा रही है। इसमें 11 को बल लगाया, यहाँ 12 को बल लगाया, यहाँ 13 को बल लगाया, माने 11 को बल अधिक होगा कि 13 को बल अधिक होगा। 13 प्रोटॉन मिलकर के एक इलेक्ट्रॉन पर अधिक बल लगाएंगे। अर्थात देखिए, अर्थात विद्युत ऋणात्मकता लगातार लगातार बढ़ते चली जाएगी, बढ़ते चली जाएगी। अब देखिए एक और होते हैं, क्या गुण होते हैं इसमें कि विद्युत बंधुता। ये क्या होते हैं, ये होते हैं कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन अगर ये त्याग करता है, धातु तो त्याग करेगा ही, त्याग करता है तो त्याग करने पर जितना ऊर्जा ये रिलीज करेगा उसी को बंधुता कहते हैं। तो जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रहा है तो इसका विद्युत बंधुता भी बढ़ते चला जाएगा, विद्युत बंधुता भी बढ़ते चला जाएगा। विद्युत बंधुता भी लगातार बढ़ेगा। तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को। चूंकि पीरियोडिक टेबल के बहुत ही गुण होते हैं और एक वीडियो में पूरा गुण नहीं आ पाएगा, इसलिए आप लोग को आगे पढ़ाने के लिए हम लोग ये वीडियो को खत्म करने जा रहे हैं। अगला वीडियो फिर आप लोगों के लिए कल या परसों फिर से हम लोग बनाएंगे पीरियोडिक टेबल पर। इसमें पूर्ण ज्ञान पीरियोडिक टेबल पर दिया जाएगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।